नमस्कार दोस्तों, मैं रोशन। आप सभी का स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल स्टडी व्यू 2.0 में। आज हम लोग करने वाले हैं बिहार शिक्षक बहाली का बीपीएससी द्वारा जो क्लास 6 से 8 के लिए होंगे, जिसमें हम लोग करने वाले हैं सामान्य अध्ययन के प्रैक्टिस सेट नंबर 3, जिसमें हम लोग पूरे 80 क्वेश्चन करने वाले हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का पहला क्वेश्चन से। बोला जा रहा है कि आज का पहला क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है कि महासागरों की सतह पर सूरज के और चांद के गुरुत्व के घर्षण से बनती है, तो क्या बनती है? इसका बोलेंगे ज्वार भाटा। इसका क्या हो जाएंगे? ज्वार भाटा। महासागरों की सतह पर सूरज और चांद के गुरुत्व के कर्षण से ज्वार भाटा का निर्माण करती है। ठीक है। पृथ्वी और चंद्रमा सूरज की पारस्परिक गुरुत्वाकर्षण शक्ति की क्रियाशीलता ही ज्वार भाटा की उत्पत्ति का प्रमुख कारण होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 पे। मिजोरम में स्थित फाबांग पुई राष्ट्रीय उद्यान को किस अन्य नाम से भी जाना जाता है? तो इसका क्या हो जाएंगे? पीला पर्वत उद्यान के नाम से जाना जाता है। भारत का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान की बात करें तो जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय पार्क, जो कहाँ पे उत्तराखंड में है। इसका पुराना नाम हेली नेशनल पार्क था। जिम कॉर्बेट का पुराना नाम हेली नेशनल पार्क है ना, जिसकी स्थापना की बात करें तो 1935 में की गई थी। नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 पे। किस कोयले में कार्बन की मात्रा अधिकतम होती है? तो कार्बन की मात्रा अधिकतम किस कोयले में होती है? तो सबसे ज़्यादा एंथ्रासाइड में होती है ना। किस कोयले में? एंथ्रासाइड कोयले में सब कार्बन की मात्रा क्या होती है? अधिकतम होती है। लगभग कितनी होती है? 80% से लगभग इसमें 95% के आसपास है ना, प्रतिशत पाई जाती है इसमें। और बात करें, भारत में इस प्रकार के कोयला है जो जम्मू कश्मीर के रियासी क्षेत्र में पाया जाता है। जम्मू कश्मीर के रियासी क्षेत्र में पाए जाते हैं। कोयला की बात करें तो पीट भी होते हैं, पीट होते हैं, लिग्नाइट, बिटुमिनस है ना, ये सारे कोयले में पाए जाते हैं। और सबसे कम कार्बन की प्रतिशत की बात करें तो सबसे कम किसकी होती है? ये पीट की होती है ना। लगभग 40% से भी कम पाया जाता है, 40% से भी कम। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 पे। बोला जा रहा है कि समदाब रेखाएं निम्नलिखित में से किसको प्रदर्शित करता है? तो समदाब रेखाएं निम्नलिखित में से किसको? तो समान वायुमंडलीय दबाव को समोच्च रेखाएं समान ऊंचाई वाले बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा को कहते हैं समोच्च रेखा। समताप रेखा की बात करते हैं तो समताप क्या होता है? मानचित्र पर समान तापमान को मिलाने वाली रेखा को समताप रेखा कहते हैं। समवर्षा रेखा की बात करें तो इसका क्या हो जाएंगे? मानचित्र पर समान तापमान को मिलाने वाली रेखा को समवर्षा रेखा कहते हैं, है ना। नेक्स्ट पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 पे। जयप्रकाश नारायण अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ स्थित है? तो ये पटना में। जयप्रकाश नारायण अंतर्राष्ट्रीय हवाई कहाँ स्थित है? अड्डा कहाँ स्थित है? तो ये पटना में स्थित है। कुछ और हवाई अड्डे की हम लोग बात कर लेते हैं। वीर सावरकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ पे स्थित है? तो ये पोर्ट ब्लेयर में स्थित है। वीर सावरकर पोर्ट ब्लेयर में, है ना। नागपुर की बात करें तो नागपुर में कौन सा हवाई अड्डा है? ये राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, नहीं सॉरी, नागपुर की बात करें तो बाबा साहेब अम्बेडकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है नागपुर में। ठीक है। पोर्ट ब्लेयर में क्या हो गया?
बी वीर सावरकर अंतर्राष्ट्रीय है हवाई अड्डा। हैदराबाद की बात करें तो राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा हो गया, ठीक है। इसी तरह बेंगलुरु की बात करें तो बेंगलुरु में कैंप गौड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है। इंदौर में देवी अहिल्या बाई होलकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है। रायपुर की बात करें स्वामी विवेकानंद हवाई अड्डा हो गया। चेन्नई की बात करें मीनामकम हवाई अड्डा चेन्नई में हो गया, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं केरल में नेदुबाचेरी हवाई अड्डा। सिलीगुड़ी की बात करें तो बागडोगरा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा हो गया। ये सारे हवाई अड्डा नोट्स कर लेना है आप लोगों को वीडियो को पॉज करके, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 पे वर्ष 2023 में बिहार में स्थापित स्वराज दल के अध्यक्ष निम्नलिखित में से कौन थे? तो 2023 में स्वराज दल के अध्यक्ष निम्नलिखित में से कौन थे? तो क्या हो जाएंगे? नारायण प्रसाद। 1923 में कौन थे? नारायण प्रसाद, ठीक है। बिहार में फरवरी 1923 में स्वराज दल का गठन हुआ जिसके अध्यक्ष नारायण प्रसाद थे तथा श्री कृष्ण सिंह इसके अन्य प्रमुख नेता थे। फुलवारी में मौलाना सज्जाद द्वारा इमारत शरिया नामक संस्था का गठन किया गया था, ठीक है। चित्तरंजन दास की बात करते हैं तो चित्तरंजन दास 1922 के कांग्रेस को अधिवेशन गया में हुआ थे, उसके क्या थे? अध्यक्ष थे, है ना। कांग्रेस के अध्यक्ष थे 1922 में चित्तरंजन दास, जो कहाँ पे हुआ था? गया में, ठीक है। नेक्स्ट पे आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। 1875 के दक्कन के दंगों का तत्कालीन कारण था। तो पूछा जा रहा है कि इसका तत्कालीन कारण क्या था 1875 के दक्कन के दंगों का। तो इसका क्या हो जाएंगे? इसका हो जाएगा महाजनों द्वारा ऊंची ब्याज दर। क्या बोल रहा है? महाजनों के द्वारा ऊंची ब्याज दर, ठीक है। दक्कन के कहाँ क्षेत्र पड़ते हैं? महाराष्ट्र के पुणे और हैदराबाद है, जो दक्कन जिलों में किसानों को साहूकारों के खिलाफ विद्रोह किया, है ना। विद्रोह का आधार रैयतबाड़ी व्यवस्था के अंतर्गत अंग्रेजी अधिकारियों द्वारा किसानों पर आरोपित किए गए भारी कर थे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 बोला जा रहा है कि दिल्ली सल्तनत के रूप में निम्नलिखित में से किस राजवंश ने सबसे लंबे समय तक शासन किया था? तो दिल्ली सल्तनत में सबसे लंबे समय तक शासन की बात करते हैं तो इसका हो जाएंगे तुगलक वंश, है ना। तुगलक वंश की बात करते हैं तो कब किया था? 1206 से 1290 ईस्वी तक, है ना। 1206 से 1290 तक। उसके बाद खिलजी वंश की बात करते हैं तो खिलजी के कब शासन काल के थे? 1290 से 1320, ठीक है। खिलजी हो गया। उसके बाद सैयद की वंश करते हैं, सैयद वंश की बात करते हैं तो हो जाएंगे 1414 से कब तक हुए थे? इसका 1450 तक, ठीक है, 1450। लोधी वंश की बात करते हैं तो 1451 से 1526 तक, 1451 से 1526, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हो गया होंगे सभी को। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आता है क्वेश्चन नंबर 9 पे। क्वेश्चन नंबर 9 क्या बोल रहा है इसमें? देख लेते हैं एक बार। पिछड़ी जाति आयोग के प्रथम सभापति कौन थे? पिछड़ी जाति आयोग के प्रथम सभापति पूछा जा रहा है तो काका साहब कालेलकर, है ना। क्या हो जाएंगे? पिछड़ी जाति आयोग के प्रथम सभापति काका साहब कालेलकर। इस आयोग का गठन की बात करते हैं तो कब हुआ था? 29 जनवरी 1953 में, है ना। 29 जनवरी 1953 में इस आयोग की क्या किया गया था? गठन किया गया था। नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे। क्वेश्चन नंबर 10 में बोला जा रहा है कि भारतीय न्यायिक व्यवस्था में जनहितवाद याचिका अर्थात PIL की शुरुआत हुई उस समय भारत का प्रधान न्यायाधीश इनमें से कौन था? तो ये हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे? PN
पीएन भगवती। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। प्रधानमंत्री ने पारंपरिक शिल्प कौशल को बढ़ावा देने के लिए कौन सी योजना प्रारंभ करने की घोषणा की है? तो प्रधानमंत्री पारंपरिक शिल्प को बढ़ावा देने के लिए कौन सी योजना प्रारंभ की है? तो इसका देख लेते हैं, विश्वकर्मा योजना, है ना। विश्वकर्मा योजना, जिसका विश्वकर्मा योजना जो 17 सितंबर को विश्वकर्मा जयंती के अवसर पर शुरू किया गया है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 पे, डाइचे बैंक इंडिया के मुख्य अर्थशास्त्री कौशिक दास द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट के अनुसार राजकोषीय स्वास्थ्य रिपोर्ट में कौन सा राज्य शीर्ष पर है? तो कौन सा राज्य शीर्ष पे है उधर? तो महाराष्ट्र। इसका क्या हो जाएंगे? ये महाराष्ट्र है जो शीर्ष पे हो जाएंगे, सबसे बेहतर। डाइचे बैंक इंडिया के मुख्य अर्थशास्त्री कौशिक दास के द्वारा पेश की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आता है। क्वेश्चन नंबर 13 पे, अमेजन वर्षा वन जनजाति जो है पिरुपकुरा के अंतिम जीवित बचे लोगों के किस देश में मिले? तो इसका क्या हो जाएगा? ब्राज़ील में। अमेजन वर्षा वन जनजाति पिरुपकुरा के अंतिम जीवित बचे लोग किस देश में मिले? तो ये हो जाएंगे ब्राज़ील में। ठीक है, ब्राज़ील में पाए गए। अंतिम बचे लोग कितने पाए गए थे? 3 बचे लोग पाए गए थे। मात्र कितने लोग? 3 बचे लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 पे, थाईलैंड के नए प्रधानमंत्री के रूप में किसे चुना गया है? थाईलैंड के नए प्रधानमंत्री श्रेयसा थाबीसिन, है ना। क्या हो जाएंगे? थाईलैंड के नए प्रधानमंत्री श्रेयसा थाबीसिन। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 पे आता है। क्वेश्चन नंबर 15 में बोला जा रहा है, केंद्रीय वित्त मंत्रालय के अनुसार जनधन खातों की कुल संख्या 50 करोड़ का आंकड़ा पार कर गई। इन खातों में कितने प्रतिशत खाते महिलाओं के हैं? तो महिलाओं के खाते की बात करें तो लगभग 56% खाते किसके हैं? महिलाओं के। केंद्रीय वित्त मंत्रालय के अनुसार जनधन खातों की कुल संख्या 50 करोड़ का आंकड़ा पार कर गई। इन खातों में कितने प्रतिशत खाते महिलाओं के? तो 50%। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 पे बोला जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो कौन सा इसमें सुमेलित नहीं है? तो इसका हो जाएगा लॉर्ड हेस्टिंगस द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध। लॉर्ड हेस्टिंगस द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध, ये सही नहीं है। तो द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध हुआ था किसके बीच? लॉर्ड ब्लेजली के काल में हुआ था। लॉर्ड हेस्टिंगस के काल में तृतीय आंग्ल हुआ था, है ना। द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध किसके बीच हुआ था? लॉर्ड ब्लेजी के काल में। और लॉर्ड हेस्टिंगस के काल में तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध हुआ था। तथा अंतिम आंग्ल मराठा युद्ध बात करें तो कब हुआ था? 1817-18 में। 1817-18 में हुआ था। इस युद्ध में मराठों के पराजय के पश्चात पेशवा की गद्दी 1818 ईस्वी में क्या हो गई थी? समाप्त हो गई थी। बाकी सब ठीक है। लॉर्ड कॉर्नवालिस अस्थायी बंदोबस्त, लॉर्ड ब्लेजली सहायक संधि, लॉर्ड विलियम बेंटिक्स 1829 का 17वां रेगुलेशन, ये सारे क्या है? सही है। क्वेश्चन नंबर 17 पे आता है। निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए, है ना। कथन दिया गया उस पर क्या करना है? विचार करना है। क्वेश्चन नंबर 17। तो क्वेश्चन नंबर 17 में क्या हो जाएगा? केवल 2 सही है। इसका देख लेते हैं क्या हो जाएगा। केवल 2 सही है। देख लेते हैं 2 में क्या है। फर्स्ट पढ़ लेते हैं कि कथन फर्स्ट में, फैक्ट्री एक्ट 1881 औद्योगिकरण कामगारों की मजदूरी नियत करने के लिए और कामगारों को मजदूर संघ बनाने देने की दृष्टि से पारित किया गया था। ये सही नहीं है। बोल रहा है कि उसके बाद सेकंड क्या है? सही है। क्या हो रहा है? सेकंड में क्या बोल रहा है कि एन.एम. लोखंडे ब्रिटिश भारत में मजदूर आंदोलन संगठित करने में अग्रणी थे। उपयुक्त कथनों में से कौन से सही है ना? तो ये सही हो जाएंगे। जो एन.एम. लोखंडे जो थे ब्रिटिश भारत में मजदूर आंदोलन संगठित करने में क्या थे? क्या अग्रणी थे। ठीक है।
अब प्रथम कारखाना अधिनियम की बात करें तो कब कब हुए थे? 1881 में पारित किया गया था, परंतु यह अधिनियम अपर्याप्त मापदंड जैसे साबित हुआ। इसमें केवल ऐसे मजदूर जो बच्चे थे उन्हें की सुरक्षा से संबंधित प्रावधान बनाया गया था। क्वेश्चन नंबर 18 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 में बोला सूची 1 को सूची 2 से मैच करना है ना। तो सूची 1 को सूची 2 से मैच करना, तो देख लेते हैं इसका सूची क्या दिया गया है। DABC क्या क्या है? DAB और C, इसको हम लोग यहाँ पर लिख लेते हैं। फर्स्ट में DA, उसके बाद BC है ना। मैच करते हैं। फर्स्ट नंबर लॉर्ड डलहौजी, तो क्या हो जाएगा? व्यापकगत सिद्धांत। लॉर्ड डलहौजी क्या हो जाएंगे? व्यापकगत सिद्धांत। फिर उसके बाद लॉर्ड विलियम बेंटिक, सती प्रथा का निषेध है ना। लॉर्ड विलियम बेंटिक्स क्या होंगे? तो सती प्रथा का निषेध किए थे। फिर लॉर्ड रिपन की बात करते हैं, स्वायत्त शासन है ना। लॉर्ड रिपन क्या हो जाएंगे? स्वायत्त शासन। लॉर्ड कर्जन की बात करें तो बंगाल विभाजन कब हुए थे? 1905 में है ना। लॉर्ड कर्जन की बात करें तो बंगाल विभाजन कब हुए थे? 1905 में। सती प्रथा का 1829 में। सती प्रथा का अंत कब हुए थे? 1829 में की गई थी है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 पे। क्वेश्चन नंबर 19 में क्या बोला जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा ब्रिटिश शासन के दौरान भारत में रैयतवाड़ी बंदोबस्त के परिणाम किए जाने से संबंध था या थे? तो इसका क्या हो जाएगा? 2 और 3 कौन कौन थे? 2 मतलब अलेक्जेंडर रीड और टॉमस मुनरो। रैयतवाड़ी बंदोबस्त प्रारंभ किए जाने के संबंध में अलेक्जेंडर रीड थे और टॉमस मुनरो थे, ये दोनों थे। अलेक्जेंडर रीड ने मद्रास में प्रेसिडेंसी में सर्वप्रथम 1792 ईस्वी में तमिलनाडु के बारामहल में क्षेत्र में लागू किया। फिर टॉमस मुनरो ने कब? टॉमस मुनरो 1809 में। कहाँ पे? 1809 ईस्वी में कुछ क्षेत्रों में इसको लागू किया, जो 1820 ईस्वी में मद्रास में लागू किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 पे। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, नीचे दिए गए कूटों की सहायता से चयन करना। तो कूटों की सहायता से चयन करना है ना। तो इसका क्या हो जाएंगे? तो देख लेते हैं। अभी कथन में दिया गया है कि ब्रिटिश काल में सामान्यतः भारत का व्यापार संतुलन अनुकूल था। बोल रहा है कि ब्रिटिश काल में सामान्यतः भारत का व्यापार संतुलन अनुकूल था। ठीक है। दूसरा में बोला जा रहा है कि धन की निकासी का स्वरूप प्रतिफलित निर्यात था। धन की निकासी का स्वरूप अप्रतिफलित निर्यातक था है ना। अप्रतिफलित निर्यातक था। क्या हो? तो इसका क्या हो जाएंगे? दोनों सही है ना। एक और आर दोनों सही है, आर एक ही सही व्याख्या है। आर दोनों सही है, आर एक की सही व्याख्या है। क्वेश्चन नंबर आते हैं 21 पे। क्वेश्चन नंबर 21 बोला जा रहा है कि लेटराइट मिट्टी किस प्रकार के वाले क्षेत्रों में विकसित होती है। तो लेटराइट मिट्टी किस प्रकार के क्षेत्रों में होती है? उच्च तापमान एवं भारी वर्षा वाले क्षेत्रों में। लेटराइट मिट्टी में चूना, लोहा, एल्युमिनियम अधिक मात्रा में पाया जाता है। यह चाय कहवा की खेती के लिए भी अधिक होती है। यह मिट्टी कहाँ पाए जाते हैं? केरल में। ठीक है, केरल हो गया, उसके बाद कर्नाटक हो गया। कर्नाटक के साइड में महाराष्ट्र, उड़ीसा कुछ क्षेत्रों में पाए जाते हैं। कुछ क्षेत्र महाराष्ट्र और उड़ीसा के क्षेत्र में भी पाए जाते हैं लेटराइट मिट्टी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 पे। कौन सी मिट्टी नमी धारण करने की क्षमता के लिए जानी जाती है? तो कौन सी मिट्टी हो जाएंगे? काली मिट्टी। कौन सी मिट्टी नमी धारण करने की क्षमता के लिए जानी जाती है? तो काली मिट्टी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 23। हमारे सौर मंडल का सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? तो सौर मंडल का सबसे छोटा ग्रह की बात करें तो ये क्या हो जाएंगे? बुध हो जाएंगे है ना। बुध। यह सूर्य से सबसे नज़दीक ग्रह है। इसके पास कोई उपग्रह नहीं होते। इसका सबसे विशिष्ट गुण
इसमें चुंबकीय क्षेत्र होना है ना, इसमें क्या होते हैं, ये चुंबकीय क्षेत्र होते हैं। और ये सूर्य की परिक्रमा कितने दिन में लगाते हैं, ये 88 दिनों में पूरा कर लेते हैं। ठीक है, इस नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 24, निम्नलिखित में से कौन सी जल संधि अंडमान और निकोबार द्वीप समूह को अलग करता है। क्या बोल रहा है कि अंडमान और निकोबार द्वीप समूह को क्या करता है, अलग करता है। तो कौन सी जल संधि बोला, 10 डिग्री जल संधि है ना, 10 डिग्री चैनल भी बोल सकते हैं। अंडमान निकोबार को अलग करता है 10 डिग्री चैनल। अच्छा, 9 डिग्री चैनल की बात करते हैं तो लक्षद्वीप और मिनिकॉय, 9 डिग्री चैनल जो है लक्षद्वीप और मिनिकॉय के अलग करता है ना। 8 डिग्री चैनल की बात करते हैं तो मिनिकॉय और मालदीव, मिनिकॉय और मालदीव। 8 डिग्री की क्या क्या हो जाएंगे, 8 डिग्री हो जाएंगे मिनिकॉय और मालदीव, और 9 डिग्री हो जाएंगे लक्षद्वीप और मिनिकॉय, यानी मिनिकॉय इसमें दोनों में है। ठीक है, उसी तरह आते हैं क्या, ग्रेट चैनल, ग्रेट चैनल सुमात्रा और निकोबार को अलग करता है ना, सुमात्रा और निकोबार को। पाक स्टेट की बात करते हैं तो तमिलनाडु और श्रीलंका को, क्या क्या, पाक स्टेट, तमिलनाडु और श्रीलंका को। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 25 पे। क्वेश्चन नंबर 25 में बोला जा रहा है कि मैनग्रोव कहाँ पनपते हैं, मैनग्रोव कहाँ पे पनपते हैं। तो तटीय क्षेत्रों में, तटीय क्षेत्रों में जो मैनग्रोव होते हैं झाड़ीदार पेड़ होते हैं जो समुद्री के तटीय क्षेत्र में दलदल स्थानों पर उगते हैं, जिनकी जड़ें अक्सर पानी के निचले नमकीन तलछट में होती है। मैनग्रोव उष्ण और उपोष्ण कटिबंधीय अक्षांशों में उगते हैं। कहाँ कहाँ, उष्ण और उपोष्ण कटिबंधीय अक्षांशों में पाए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 में बोला जा रहा है कि भारत में पर्वतीय वनों में किस प्रकार के पेड़ पाए जाते हैं। भारत में पर्वतीय वन पूछा जा रहा है, पर्वतीय वन में किस प्रकार के पेड़ पाए जाते हैं। तो ये चीड़ के पेड़ पाए जाते हैं, है ना, चीड़ के पेड़ पाए जाते हैं। हिमालय पर लगभग 1500 मीटर ऊंचाई पर सदाबहार वन और पतझड़ वन उगते हैं। 1500 मीटर की ऊंचाई पर क्या क्या मिलते हैं, सदाबहार वन और पतझड़ मिलते हैं। अब 1500 से 200 मीटर तक, 2000 तक, 1500 से 2000 मीटर तक शीतोष्ण कटिबंधीय चौड़ी पत्ती वाले वन पाए जाते हैं, है ना। इसमें ओक, देवदार आदि वृक्ष की अधिकता होती है। अब 2500 से 4500 मीटर ऊंचाई तक कोंधारी वन उगते हैं। 2500 से कितने तक, 4500 तक कोंधारी वन उगते हैं यहाँ पे। इसमें आते हैं फायर स्प्रूस, चीड़, सनोवर तथा ब्लू पाइन आदि वृक्ष की प्रधानता होती है। 1500 से 45 में क्या क्या, फायर स्प्रूस, चीड़, सनोवर, ब्लू पाइन आदि वृक्ष। ठीक है, अगला क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 27 पे। 27 में बोला जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन से ग्रह का रंग नारंगी है और उस पर सफ़ेद धारियाँ हैं। बोला कि निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह का रंग नारंगी है और उस पर क्या है, सफ़ेद धारियाँ हैं। तो इसका हो जाएंगे बृहस्पति की, क्या हो जाएंगे, बृहस्पति की। बृहस्पति सूर्य से दूरी में क्रम में 5वां स्थान है और हमारे सौरमंडल में सबसे बड़ा ग्रह भी मानते हैं बृहस्पति को। ठीक है, इनके चारों ग्रहों को बाहरी ग्रहों के रूप में जाना जाता है। भारतीय सांख्यिकी संस्थान की स्थापना किसने की, जिन्हें भारत में आधुनिक सांख्यिकी का जनक माना जाता है। तो ये हो जाएंगे प्रशांत चंद्र महालनोबिस, पीसी महालनोबिस, जिसको बोलते हैं पीसी महालनोबिस। ठीक है, प्रशांत चंद्र महालनोबिस जो भारतीय सांख्यिकी संस्थान की स्थापना की, जिन्हें भारत की आधुनिक सांख्यिकी का जनक भी मानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं 29 पे। क्वेश्चन नंबर 29, भारत की तीसरी पंचवर्षीय योजना किसके नेतृत्व में शुरू की गई थी, है ना। तीसरी पूछ रहा है ना, तो ये हो जाएगा पंडित जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में। जो कब हुई थी तीसरी, 1961 से 1966 तक, 1961 से 1966 में शुरू की गई। इस योजना का उद्देश्य क्या था, अर्थव्यवस्था को आत्मनिर्भर बनाना था और स्वतः स्फूर्त अवस्था में पहुंचाना था। इस योजना में अपने लक्ष्य को कितना % रखा था, 5.6%।
वृद्धि दर को प्राप्त करने का ये क्या हो गए थे, असफल रहे थे, है ना। क्यों रहे थे, इसमें भारत और चीन युद्ध हुआ था और भारत और पाकिस्तान युद्ध हुआ था, ठीक है। असफल होने के कारण भारत चीन युद्ध, भारत और पाकिस्तान युद्ध, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है। नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 30 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 1938 में कांग्रेस के अध्यक्ष सुभाष चंद्र बोस ने एक राष्ट्रीय योजना समिति का गठन किया। इसके अध्यक्ष कौन थे? तो 1938 की बात करते हैं तो इसके अध्यक्ष कौन हो जाएंगे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। पंडित, एक मिनट, क्या हो जाएंगे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। क्योंकि केंद्रीय सरकार के लिए अर्थव्यवस्था विकास के लिए वर्ष 1938 कांग्रेस अध्यक्ष सुभाष चंद्र बोस ने जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में राष्ट्रीय योजना समिति का गठन किया था। अगला क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 31 पे। 1925 में केंद्रीय विधानसभा का प्रथम निर्वाचित अध्यक्ष निम्नलिखित में से कौन था? तो प्रथम विट्ठल भाई पटेल। 1925 में केंद्रीय विधानसभा का प्रथम निर्वाचित अध्यक्ष निम्नलिखित में से कौन था? तो इसका क्या हो जाएगा? विट्ठल भाई पटेल, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 32 पे। राष्ट्रपति के 5 वर्ष के कार्यकाल की गणना कब से की जाती है? तो 5 वर्ष की गणना कब से की जाने लगी है? जिस दिन से वह पदभार ग्रहण करते हैं, है ना। जिस दिन से वह क्या करने लगे? पदभार ग्रहण करते हैं। अनुच्छेद, राष्ट्रपति कितने अनुच्छेद में? अनुच्छेद 56 के अंतर्गत अपने पद की ग्रहण की तारीख से 5 वर्ष तक पद धारण करेगा, अनुच्छेद 56 में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आता है, क्वेश्चन नंबर 33। भारत के किसी राज्य का मुख्यमंत्री बनने हेतु न्यूनतम आयु क्या होगी? मुख्यमंत्री बनने हेतु न्यूनतम आयु की बात करते हैं तो इसका क्या हो जाते हैं? इसका 25 वर्ष, है ना। 25 वर्ष होती है। भारत के राष्ट्रपति जो है या राज्यपाल या उपराष्ट्रपति, इसका उम्र कितना होना चाहिए? न्यूनतम 35 वर्ष। राज्यसभा के सदस्य होने के लिए कितना वर्ष होना चाहिए? 30 वर्ष। अब मुख्यमंत्री लोकसभा के सदस्य होने चाहिए 25 वर्ष, ठीक है। क्लियर है यहाँ तक सभी को? अगला क्वेश्चन पे आते हैं। उच्च न्यायालय की रीट जारी करने की शक्ति किस अनुच्छेद के अंतर्गत उल्लिखित है? तो ये क्या कितने हो जाएगा? अनुच्छेद 226 के। अनुच्छेद 226 जो उच्च न्यायालय को उसके अधिकार क्षेत्र के भीतर है सरकार सहित किसी भी व्यक्ति या प्राधिकरण को मौलिक अधिकार के साथ साथ अन्य कानूनी अधिकारों के प्रवर्तन के लिए आदेश 5 प्रकार के रीट जारी करने की शक्ति देता है। क्वेश्चन नंबर आते हैं 35 पे। भारतीय संविधान में कितने देशों से विशेषताएं ली गई है? तो भारतीय संविधान की बात करते हैं तो ये 10 देशों से विशेषताएं ली गई है। 10 देश जैसे बात करते हैं, संयुक्त राज्य अमेरिका, ब्रिटेन, उसके बाद होते हैं आयरलैंड, फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, जर्मनी, रूस, जापान, दक्षिण अमेरिका, ठीक है। एक बार आप सुन लेते हैं क्या क्या बोला जा रहा है। संयुक्त राज्य अमेरिका हो गया, दूसरा ब्रिटेन, तीसरा आयरलैंड, चौथा फ्रांस, पाँचवा ऑस्ट्रेलिया, छठा कनाडा, सातवां जर्मनी, आठवां रूस, नौवां जापान और 10वां बात करते हैं तो दक्षिण अफ्रीका से ली गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आता है, निम्नलिखित इनमें से कौन भारतीय संसद का हिस्सा नहीं है? तो भारतीय संसद का हिस्सा नहीं है तो बोला विधान परिषद, है ना। विधान परिषद भारतीय संसद का हिस्सा नहीं है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 79 में बोला जा रहा है, अनुच्छेद कितने में? 79 में संसद का क्या किया गया? उल्लेख किया गया, जिसमें क्या क्या होते हैं? राष्ट्रपति होते हैं, राज्यपाल होते हैं, लोकसभा समाहित होते हैं। उसके बाद विधान परिषद, विधानसभा, राज्य विधानमंडल के भाग हैं, ठीक है। विधान परिषद और विधानमंडल, राज्य विधानमंडल के क्या होते हैं? भाग होते हैं। क्वेश्चन नंबर आता है 37 पे। निम्नलिखित में से कौन सा भारत का सबसे पुराना उच्च न्यायालय है? सबसे पुराना उच्च न्यायालय की बात करते हैं तो इसका हो जाएगा कलकत्ता उच्च न्यायालय, जो कब बने थे? 1862 ईस्वी में।
कलकत्ता उच्च न्यायालय की स्थापना 1862 ईस्वी में की गई थी। फोर्ट विलियम में उच्च न्यायालय के रूप में इसको की गई है ना। फोर्ट विलियम इसका पहले नाम था। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं क्वेश्चन नंबर 38 पे। सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की उम्र क्या है? सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की उम्र क्या है? तो इसका उम्र क्या हो जाएंगे? 65 है ना। 65 65 साल। कितनी हो जाएंगे? 65 साल। अनुच्छेद कितने किसके एक अनुच्छेद 124 के अंतर्गत है ना। अनुच्छेद 124 के अंतर्गत क्या किया जाए? उच्च न्यायालय का गठन संबंधी प्रावधान है ना। उच्च न्यायालय के गठन संबंधी प्रावधान कितने में किया गया? अनुच्छेद 124 के अंतर्गत। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं क्वेश्चन नंबर 39 पे। क्वेश्चन नंबर 39 पे आते हैं। बोला जा रहा है कि निम्नलिखित में से भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद कार्यपालिका से न्यायपालिका के पृथक्करण से संबंधित है? तो हो जाएगा अनुच्छेद 50। निम्न में से भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद कार्यपालिका से न्यायपालिका के पृथक्करण से संबंधित है? तो अनुच्छेद हो जाएंगे ये 50 के अंतर्गत। धातव्य है कि संविधान भाग 4 अनुच्छेद 36 से 51 में नीति निर्देशक तत्वों के अंतर्गत अध्याय के अंतर्गत ही अनुच्छेद 50 में इसका विवरण है। अनुच्छेद 51 में बात करें तो अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा की अभिवृद्धि हो जाएंगे। अनुच्छेद 52 में बात करें तो भारत का एक राष्ट्रपति होगा। और अनुच्छेद 53 में बात करें तो क्या हो जाएंगे? अनुच्छेद 53 संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में क्या हो जाएंगे? निहित होंगे। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 40। भारत के किस वर्ष खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम पारित किया गया था? खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम पारित किया गया था। तो इसका क्या हो जाएंगे? इसका हो जाएंगे इनमें से कोई नहीं है, उपयुक्त में से एक से अधिक। ठीक है। तो इसका क्या हो जाता है? 2006 में किया गया था। कब किया गया था ये? भारत में खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम 2006 में किया गया था। क्वेश्चन नंबर 41 पे आते हैं। हाल ही में पहला सरस आजीविका मेला किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में शुरू की गई? तो ये हो जाएंगे जम्मू कश्मीर में। कब? ये क्या है? जम्मू कश्मीर में 11 दिन का प्रथम सरस आजीविका मेला 4 फरवरी 2023 को शुरू हुई थी है ना। 4 फरवरी 2023 को शुरू की गई थी। ये कितने दिनों तक? 11 दिनों तक। ठीक है। इस मेले में ग्रामीण क्षेत्रों में स्व सहायता समूहों से जुड़ी महिलाओं को स्वनिर्मित उत्पादों को बेचने और बढ़ावा देने तथा विक्रय मंचों के साथ मार्केटिंग से जुड़ने का अवसर मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं 42 पे। पीएम मोदी ने किस राज्य में जल जन अभियान का वर्चुअल उद्घाटन किया है? तो जन अभियान हो जाएंगे राजस्थान में। पीएम मोदी ने किस राज्य में जल जन अभियान का वर्चुअल उद्घाटन किया है? तो ये हो जाएंगे राजस्थान में। क्वेश्चन नंबर आते हैं 43 पे। किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश की पुलिस ने साइबर कांग्रेस पहल की लॉन्च की है? साइबर कांग्रेस पहल की लॉन्च की है तो ये मध्य प्रदेश में हो जाएंगे है ना। ये 8वां भारत का अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव था भोपाल में। कब किया गया था? 21 से 24 फरवरी 2023 को विज्ञान महोत्सव किए गए थे भोपाल में। 21 से 24 फरवरी 2023 को किया गया था। 8वें IISF का आयोजन भारत का अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव है ना। पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय, विज्ञान भारती द्वारा संयुक्त रूप से किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं क्वेश्चन नंबर 44 पे। NTPC ने ग्रीन हाइड्रोजन
ग्रीन हाइड्रोजन वेल्डिंग प्रोजेक्ट की शुरुआत किस राज्य में की है? तो इसका क्या हो जाएंगे, गुजरात में। एनटीपीसी की, है ना, ग्रीन हाइड्रोजन वेल्डिंग प्रोजेक्ट की शुरुआत ये गुजरात में किया गया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 45 पे, विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने सभी WHO क्षेत्रों में कितने मलेरिया स्थानिक देशों से प्राप्त जानकारी के आधार पर 20 मलेरिया रिपोर्ट 2022 जारी की है? 2022। तो ये क्या हो जाएगा, उपयुक्त में से एक से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं, है ना। उपयुक्त में से एक से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं। जहाँ तक मलेरिया के मामले की बात है, अपवर्ड ट्रेंड जारी रहा है, लेकिन धीमी दर पर 2021 में 247 मिलियन मामले आए थे। 2021 की बात करें, 2020 में 245 आए थे 2000 मिलियन, और 2019 में 232 मिलियन मामले आए थे, है ना। तो 2021 की बात कर लेते हैं हम लोग। करेंट वाला 2021 में 247 मिलियन मामले आए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 46 पे। क्वेश्चन नंबर 46, फासिस्ट पार्टी के स्वयं सेवक किस रंग की कमीज पहनते थे? अगर फासिस्ट पार्टी की बात करते तो काली कमीज पहनते थे, है ना। ये क्या से कमीज पहनते थे? काली कमीज पहनते थे। ये क्या थे? एक उग्र राष्ट्रवाद के समर्थक थे। उग्र राष्ट्रवाद के क्या थे? समर्थक थे। तो बाद बोला जा रहा है कि बास्तील का पतन किस दिन हुआ था? बास्तील का पतन किस दिन हुआ था? 14 जुलाई 1789 को। 14 जुलाई 1789 को। नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं, क्वेश्चन पे 48 पे। इंडो चाइना को किस देश ने अपने उपनिवेश के रूप में विकसित किया? इंडो चाइना को किस देश ने अपने उपनिवेश के रूप में विकसित किया? तो इसका हो जाएंगे फ्रांस ने, है ना। इसका क्या हो जाएंगे? फ्रांस ने 1860 और 1904 ईस्वी में बीच स्थापित एक फ्रांसीसी उपनिवेश है। अगला क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 49 पे। क्वेश्चन नंबर 49 में बोला जा रहा है कि डिब्रू साइखोवा, नामेरी और ओरांग नेशनल पार्क, ये सभी किस राज्य में स्थित है ना। तो ये किस राज्य में स्थित है? डिब्रूगढ़। यहाँ से पता चलता है डिब्रूगढ़, तो ये असम में हो जाएंगे। तो डिब्रू साइखोवा, नामेरी, ओरांग नेशनल पार्क, ये किस राज्य में स्थित है? तो ये हो जाएंगे सभी ये हो जाएंगे असम में स्थित है। ये पूर्व में ब्रह्मपुत्र नदी के दक्षिणी तट पर स्थित है ना। किस तट पे? पूर्व में ब्रह्मपुत्र के दक्षिणी तट पे स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन के बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 50 पे। एक सिंह के गैंडों के विश्व की 2/3 संख्या में से किस अभ्यारण्य में स्थित है? एक सिंह के गैंडों की विश्व की 2/3 संख्या में से किस अभ्यारण्य में स्थित है? तो काजीरंगा, है ना। काजीरंगा में स्थित है। काजीरंगा जो कहाँ पे? आसाम में है। इसका क्षेत्रफल की बात करें तो 430 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में फैला है। यह राष्ट्रीय उद्यान एक सिंह गैंडा के लिए ही प्रसिद्ध है। क्वेश्चन नंबर 51 पे आते हैं, काजीरंगा राष्ट्रीय पार्क में है। अभी हम लोग पढ़े थे आसाम में, है ना। कहाँ पे? आसाम में। क्वेश्चन नंबर 52 में आते हैं, ओखला पक्षी अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? अगर ओखला पक्षी अभ्यारण्य की बात करते हैं तो किस राज्य में स्थित है? NCR क्षेत्र में, है ना। ये कहाँ पे? NCR क्षेत्र में स्थित है, जो नोएडा, राष्ट्रीय राजधानी नोएडा के क्षेत्र में स्थित है। सुल्तानपुर की बात करते हैं तो हरियाणा में है। यहाँ पे सुल्तानपुर अभ्यारण्य की बात करते हैं तो हरियाणा, और हिमाचल प्रदेश में बात करते हैं तो रोहिला राष्ट्रीय उद्यान, है ना। रोहिला राष्ट्रीय उद्यान हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, भारत का सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व स्थित है। भारत का सबसे टाइगर रिजर्व कहाँ पे स्थित है? तो नागार्जुन सागर श्रीशैलम टाइगर रिजर्व। नागार्जुन सागर श्रीशैलम टाइगर रिजर्व जो कहाँ पे स्थित है? आंध्र प्रदेश में।
है ना, आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश में स्थित है श्रीशैलम। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर आते हैं 54 पे। हाल ही में संघाई हिरन को खबरों में किस राज्य का राज जानवर घोषित किया गया है? तो ये हो जाएगा मणिपुर। हाल ही में संघाई हिरन को खबरों में मणिपुर राज्य का राज जानवर घोषित किया गया है। जो संघाई हिरन को वर्ष 1950 में 1950-51 में क्या किया गया था? 1950 से 1951 में विलुप्त हो गए थे। जो जीव घोषित किया गया, विलुप्त जीव घोषित कर दिया गया था इसको। फिर से क्यों? जब मणिपुर में इसको फिर से पुनः देखा गया संघाई हिरन को, इसलिए इसको फिर से मणिपुर का राजकीय पशु बनाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, निम्नलिखित में से सबसे बड़ा संग्रहालय कौन सा है? अगर सबसे बड़ा संग्रहालय की बात करते हैं तो लंदन संग्रहालय, है ना। सबसे बड़ा संग्रहालय जो कहाँ पे है? लंदन संग्रहालय, है ना। न्यूयॉर्क के राष्ट्रीय संग्रहालय वेटिकन संग्रहालय और लूव संग्रहालय, वेटिकन संग्रहालय, लूव संग्रहालय, ये जो राष्ट्रीय संग्रहालय प्राचीन स्मारक अधिनियम 1904 में लाया है। उस समय भारत का गवर्नर जनरल लॉर्ड कर्जन था। उस समय भारत के जब गवर्नर जनरल कौन थे? लॉर्ड कर्जन थे। भारतीय संविधान अनुच्छेद 49 में प्राचीन स्मारक धरोहरों की रक्षा होती है। अनुच्छेद कितने? अनुच्छेद की बात करते हैं तो अनुच्छेद 49 में सभी स्मारक और धरोहर की क्या की गई है? रक्षा की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आता है, क्वेश्चन नंबर 56 पे। यूरोपीय संघ का वह देश जिसने एकल मुद्रा यूरो को अंगीकार नहीं किया, एकल मुद्रा यूरो को अंगीकार नहीं किया, तो ये क्या हो जाएंगे? यूके, है ना। यूके, यूरो को कौन कौन से देश अपनाए थे? फ्रांस अपना लिए हैं यूरो को, जर्मनी, स्पेन, है ना, आदि देशों में लागू की गई है ये। ठीक है, यूरो को। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 57 पे। क्वेश्चन नंबर 57 में बोला, निम्नलिखित में से किस भारतीय फिल्म सितारे की मोम की प्रतिमा लंदन में मैडम तुस्ताद सैलरी में संस्थापित की गई है ना। तो इसका हो जाएंगे अमिताभ बच्चन। निम्नलिखित में से किस भारतीय फिल्म सितारों की मोम की प्रतिमा लंदन में मैडम तुस्ताद गैलरी में संस्थापित की गई है ना। कौन सा गैलरी है? तुस्ताद गैलरी में। तो अमिताभ बच्चन की प्रतिमा को। फिर उसके बाद बात करते हैं, शाहरुख खान की भी मोम की प्रतिमा लंदन में ही लगाई गई है ना। कौन बढ़ेगा करोड़पति? एंकर भी अमिताभ बच्चन है, इस तो पता है सभी को। पद्म विभूषण भारत सरकार ने अमिताभ बच्चन को प्रदान किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं 58 पे। निम्नलिखित में से किस शहर में विश्व की प्रथम टाइट ट्यूब, बोल रहा है कि टाइट ट्यूब डॉल्फिन पैदा हुई है। तो टाइट ट्यूब डॉल्फिन की बात करें तो ये कहाँ पे पैदा की गई है? ये हांगकांग में की गई। इसका ऑप्शन देख लेते हैं। ये कहाँ पे किया गया है? हांगकांग में, है ना। टाइट ट्यूब डॉल्फिन पैदा हुई हांगकांग। डॉल्फिन को सोच नाम से भी जाना जाता है। भारतीय सरकार ने डॉल्फिन को राष्ट्रीय प्राणी घोषित किया है कब? 2009 को। गंगा नदी में डॉल्फिन भी पाया जाता है, सभी को पता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए भारतीय रेल निम्नलिखित में से किस राज्य में पैलेस ऑन व्हील गाड़ी चलाई गई? पैलेस ऑन व्हील गाड़ियाँ चलाई गई है। तो ये हो जाएंगे राजस्थान में, है ना। पैलेस ऑन व्हील गाड़ियाँ राजस्थान में शुरू की गई। अगर भारत में पहले रेलगाड़ी की बात करते तो किसके साथ? लॉर्ड डलहौजी के काल में शुरू की गई थी, है ना। सबसे ज़्यादा विस्तार की बात करते हैं तो लॉर्ड कर्जन के समय शुरू की गई थी। रेलवे का सबसे ज़्यादा विस्तार किसके समय? लॉर्ड कर्जन के समय सबसे ज़्यादा विस्तार की गई थी। वीडियो का क्वालिटी या कंटेंट पसंद आ रही है सभी को तो आप वीडियो को लाइक कर दें और वीडियो को शेयर कर दें। इसी तरह आप लोगों के लिए नए नए वीडियो हम लाते रहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं, बास्केटबॉल के एक आसान विकल्प के रूप में विकसित किए गए किस खेल का प्रारंभ
1895 में विलियम मॉर्गन ने किया था। बास्केटबॉल के एक आसान विकल्प के रूप में विकसित किए गए किस खेल का प्रारंभ 1895 में विलियम मॉर्गन ने किया था? तो 1895 में विलियम मॉर्गन के द्वारा किया गया था वॉलीबॉल। ये क्या हो जाएंगे? वॉलीबॉल है ना। बास्केटबॉल की शुरुआत कब किया गया था? 1891 में जेम्स स्मिथ ने यूएसए में किया था। 1891 में शुरू की गई थी यूएसए में जेम्स स्मिथ के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं 61 पे। संयुक्त राष्ट्र संघ का प्रतीक में है कौन सा? तो संयुक्त राष्ट्र संघ में बोले तो हल्के नीले आधार पर श्वेत केंद्र भाग बोला जा रहा है कि संयुक्त राष्ट्र संघ का प्रतीक है हल्के नीले आधार पर श्वेत केंद्र भाग। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं क्वेश्चन नंबर 62 पे। निम्नलिखित में से कौन सा देश अरब देश नहीं है? तो कौन सा देश अरब देश नहीं है? तो ये हो जाएंगे इजराइल है ना। इजराइल है जो अरब देश नहीं है। इजराइल तकनीकी और रक्षा के क्षेत्र में काफ़ी सफल अर्जित की है। और जो है इजराइल से भारत अधिक मात्रा में क्या मंगाता है? हथियार मंगाता है। और इसका संबंध 1992 से है ना। भारत और इजराइल का संबंध कब से शुरू की गई थी? 1992 से 1992। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। यदि कार्य का मान धनात्मक हो तो जिस निकाय पर कार्य हो रहा है ना, जिस निकाय पर क्या हो रहा है, जिस निकाय पर कार्य हो रहा है तो उसका डैश क्या हो जाएंगे? तो उसका हो जाएंगे उसकी ऊर्जा में वृद्धि होगी। क्या हो जाएंगे? उसकी ऊर्जा में वृद्धि हो जाएगी। ठीक है। यहाँ से कुछ साइंस के क्वेश्चन स्टार्ट होंगे यहाँ से आप लोगों के लिए। एक मिनट, क्या हो रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन पे इसको देख लेते हैं। यदि कार्य का मान धनात्मक हो तो जिस निकाय पर कार्य हो रहा है उसकी ऊर्जा में क्या होगी? उसकी ऊर्जा में वृद्धि होगी। ठीक है। अगला क्वेश्चन आता है 64 पे। एक ऊंची छलांग लगाने वाला ऊंची छलांग से पहले कुछ समय तक दौड़ता है ताकि कजड़ात उसे लंबी छलांग लेने में मदद करेगा। तो इसका क्या हो जाएगा? गति में है ना। ताकि गति का जड़ात उसे लंबी छलांग लेने में क्या करेगा? मदद करेगा। एक ऊंची छलांग लगाने वाला ऊंची छलांग से पहले कुछ समय तक दौड़ता है ताकि गति का जड़ात उसे लंबी छलांग लेने में मदद करेगा। ठीक है। यहाँ तक क्लियर हो गया। अगला क्वेश्चन आते हैं। जी का गुरुत्वाकर्षण मान आर के मान के अनुसार बदलता है। जी का गुरुत्वाकर्षण मान आर के मान के अनुसार बदलता है। किसी छात्र को जी का मान कहाँ पर न्यूनतम प्राप्त होता है? तो जी का सबसे मान न्यूनतम कहाँ पे प्राप्त होता है? भूमध्य रेखा पर है ना। भूमध्य रेखा पर कुछ पॉइंट की हम बात कर लेते हैं। पृथ्वी की ओर मुक्त रूप से गिरती किसी वस्तु के वेग में प्रति सेकेंड से होने वाली वृद्धि को पृथ्वी की गुरुत्वाकर्षण त्वरण बोलते हैं। पृथ्वी को क्या बोलते हैं? गुरुत्वाकर्षण त्वरण। इसे जी से प्रदर्शित करते हैं। गुरुत्वीय त्वरण का मान पृथ्वी के द्रव्यमान तथा पृथ्वी के त्रिज्या पर निर्भर करता है। गुरुत्वीय त्वरण का मान पृथ्वी के द्रव्यमान और त्रिज्या पर निर्भर करता है। पृथ्वी का द्रव्यमान नियत तथा त्रिज्या का मान परिवर्तित होता रहता है ना। पृथ्वी का द्रव्यमान क्या रहता है? हमेशा नियत रहता है। त्रिज्या परिवर्तित होते रहता है। पृथ्वी पूरी तरह गोल ना होकर ध्रुवों में चपटी है। पृथ्वी की त्रिज्या स्थान परिवर्तन के साथ बदल जाती है। ध्रुवों पर त्रिज्या का मान कम होता है ना। और भूमध्य रेखा पर त्रिज्या का मान क्या होता है? अधिकतम होती है। ठीक है। क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 66 पे। क्वेश्चन नंबर 66 में बोला निम्नलिखित में से कौन सा कथन ध्वनि तरंगों और प्रकाश तरंगों के बारे में सही है? ध्वनि तरंगों और प्रकाश तरंगों के बारे में सही है। तो इसका क्या हो जाएगा? ध्वनि तरंग अनुदैर्घ्य होती है। ध्वनि तरंग क्या होती है? अनुदैर्घ्य होती है। और प्रकाश तरंग अनुप्रस्थ तरंगे होती है ना। ध्वनि तरंगे अनुदैर्घ्य तरंगे होती है और प्रकाश तरंगों क्या बोलते हैं? अनुप्रस्थ तरंगे के नाम से जानते हैं। ठोस द्रव गैस प्लाज्मा में ध्वनि तरंग संचरण संभव है जबकि निर्वात में ध्वनि तरंगे नहीं जा सकते। ठीक है। ठोस द्रव
में यह अनुप्रस्थ और अनुदैर्ध्य दोनों तरंगों में चलती है। ठोस द्रव में यह अनुप्रस्थ और अनुदैर्ध्य दोनों में चलती है। प्रकाश एक विद्युत चुम्बकीय तरंग है, यह सरल रेखा में गति करता है। प्रकाश एक विद्युत चुम्बकीय तरंग है जो सरल रेखा में गति करता है। निर्वात में प्रकाश की गति की बात करते हैं तो कितना हो जाएगा, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, है ना। प्रकाश क्या हो जाएंगे, निर्वात में प्रकाश की चाल। अगला क्वेश्चन पे आते हैं 67 पे। क्वेश्चन नंबर 67 पे आते हैं। बोला जा रहा है कि हाइपरमेट्रोपिया से पीड़ित लोगों द्वारा लेंस का उपयोग किया जाता है। हाइपरमेट्रोपिया से पीड़ित लोगों के द्वारा कौन सा लेंस, ठीक, किसका क्या हो जाएंगे, इसका हो जाएंगे उत्तल लेंस, है ना। हाइपरमेट्रोपिया से पीड़ित लोगों द्वारा उत्तल लेंस का उपयोग किया जाता है। अगर बात करते हैं हाइपरमेट्रोपिया, इसमें क्या होता है, हाइपरमेट्रोपिया में होता है दूरदृष्टि दोष, है ना। दूरदृष्टि दोष जिसमें क्या होती है, नज़दीक की वस्तु दिखाई नहीं देती है ना। दूरदृष्टि में क्या होती है, नज़दीक की वस्तु दिखाई नहीं देती है। मायोपिया क्या होती है, मायोपिया में होती है एक हाइपरमेट्रोपिया होती है, एक मायोपिया में होती है निकट दृष्टि दोष। निकट दृष्टि दोष में, मायोपिया में क्या अवतल लेंस का प्रयोग करते हैं, उसमें हम लोग को दूर की वस्तु दिखाई नहीं देती है। एक होती है प्रेस बायोपिया, है ना, जरा दृष्टि दोष, है ना। इसके लिए हम द्विफोक्सी लेंस का उपयोग करते हैं, है ना। प्रेस यहाँ पे लिख देते हैं, प्रेस बायोपिया, ठीक है। प्रेस बायोपिया में क्या होता है, इसमें जरा दृष्टि दोष होता है जिसमें द्विफोक्सी लेंस का प्रयोग किया जाता है। इसी तरह एक और होते हैं अबिंदुकता, है ना, अबिंदुकता की बात करते हैं, दृष्टि वैषम्य होती है जिसमें बेलनाकार लेंस का उपयोग किया जाता है, जिसमें क्या हो जाता है, बेलनाकार लेंस का, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आता है, किसी भी पदार्थ के एक मोल में मौजूद कणों की संख्या क्या है। किसी भी पदार्थ के एक मोल में मौजूद कणों की संख्या क्या हो जाएंगे, 6.022 10⁻23 परमाणु। यहाँ पे क्या हो जाएगा, 6.022 10⁻23 परमाणु, जिसको एवोगाड्रो संख्या भी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर आते हैं 69 पे। एक तत्व के नाभिक में 15 प्रोटॉन और 22 न्यूट्रॉन है। बोला जा रहा है कि एक तत्व के नाभिक में 15 प्रोटॉन और 22 न्यूट्रॉन है, इसकी द्रव्यमान संख्या निकालना है ना। द्रव्यमान संख्या निकालना है, तो द्रव्यमान संख्या वाला क्या होता है, द्रव्यमान संख्या की बात करते हैं तो इसमें क्या लिखेंगे, प्रोटॉनों की संख्या प्लस न्यूट्रॉनों की संख्या, है ना। नाभिक में प्रोटॉनों की संख्या प्लस न्यूट्रॉनों की संख्या, इसको हम लोग बोलते हैं द्रव्यमान संख्या। तो कितने हो जाएंगे, इसका संख्या प्लस इसका संख्या दोनों को जोड़ देना, 15 + 22, तो 15 + 22 बराबर कितना हो जाएगा, 37 हो जाएंगे, है ना। द्रव्यमान संख्या बराबर होता है न्यूट्रॉनों की संख्या और प्लस प्रोटॉनों की संख्या, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 70 पे। इनमें से कौन सा आदर्श गैस नहीं है ना, नोबेल गैस नहीं है, तो इसमें कौन सा नोबेल गैस नहीं है, तो क्या हो जाएगा, ब्रोमीन। बाकी हीलियम, आर्गन, नियॉन सभी है ना, सब। उसके अलावा बात करते हैं नियॉन क्या, क्रिप्टॉन हो जाएंगे, जीनॉन हो जाएंगे, रेडॉन हो जाएंगे, है ना। ये सारे क्या 6 है जो क्या देख लेते हैं एक बार, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जीनॉन और रेडॉन, ये 6 है जो निष्क्रिय गैस है, नोबेल गैस है, ठीक है। इसको आवर्त सारणी की बात करते हैं, पीरियोडिक टेबल में कितने स्तंभ में रखा गया, ये 18 में रखा गया, 18 में मिलती है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 71 पे आते हैं। पारंपरिक थर्मोमीटर में किस तत्व जो प्राकृतिक रूप से अत्यंत जहरीला होता है का प्रयोग किया जाता है, तो इसका हो जाएगा मरकरी का, है ना। क्या होता है, अत्यंत जहरीला होता है ना, इसी में इसका
थर्मोमीटर में प्रयोग किए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 72 पे आते हैं। डैश है ना, क्या है डैश है? वह मुक्त ऊर्जा है जब एक इलेक्ट्रॉन अपने उदासीन गैसीय परमाणु में जोड़ा जाता है। तो इसको हो जाएगा इलेक्ट्रॉन बंधुता, है ना। वह मुक्त ऊर्जा है जब एक इलेक्ट्रॉन अपने उदासीन गैसीय परमाणु में जोड़ा जाता है। ठीक है, वह मुक्त ऊर्जा जब इलेक्ट्रॉन अपने उदासीन गैसीय परमाणु में क्या करते हैं, इसको जोड़ते हैं। अगला क्वेश्चन पे आते हैं 73 पे। इनमें से किस तत्व का घनत्व अधिकतम होता है? इनमें से किस तत्व का घनत्व सबसे अधिकतम होता है? तो ऑस्मियम का हो जाएगा, है ना। क्या हो जाएंगे? ऑस्मियम का घनत्व कितना हो जाएगा? 22.59। 22.59। पारा की बात करते हैं तो कितना हो जाता है? 13.60। 13.60। लेट की बात करते हैं तो 11.34, है ना। 11.34 हो जाएंगे। उसके बाद प्लेटिनम की बात करते हैं, ऑस्मियम के बाद प्लेटिनम आते हैं, लगभग 21.45। 21 पॉइंट, है ना, 21.45 हो जाएंगे। ठीक है, इसमें 22.59 हो जाएंगे ऑस्मियन में। पारा में 13.60। लेड में हो जाएंगे 11.34। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 74 पे। मधुमक्खी के डंक से होने वाले दर्द से राहत पाने के लिए इनमें से किस रसायन को लगाया जाता है? तो किस रसायन को लगाया जाता है? NaHCO3। NaHCO3 का प्रयोग करते हैं। इसका रासायनिक नाम की बात करते हैं तो सोडियम बाइकार्बोनेट, है ना। सोडियम बाइकार्बोनेट हो गए। ठीक है, और NaCO3 की बात करते हैं सोडियम कार्बोनेट बोलते हैं। CaSO4 की बात करते हैं, CaSO4 की बात करते हैं तो क्या हो जाएंगे? कैल्शियम कार्बोनेट की बात करते हैं। CaSO4 क्या हो जाएंगे? कैल्शियम कार्बोनेट। ठीक है, और कैल्शियम कार्बोनेट हो गया। CaSO4 हो जाएंगे कैल्शियम कार्बोनेट। उसके बाद CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट, दोनों कैल्शियम कार्बोनेट हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आता है 75 पे। ऊर्जा न तो उत्पन्न की जा सकती है और न ही नष्ट की जा सकती है, लेकिन इसे एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित किया जा सकता है। इसे कहा जाता है। तो इसे हम लोग क्या करते हैं? ऊर्जा के संरक्षण नियम, है ना। ऊर्जा संरक्षण का नियम। ऊर्जा न तो उत्पन्न की जा सकती है और ना ही नष्ट की जा सकती है, लेकिन इसे एक रूप से दूसरे रूप में हम परिवर्तित किया जा सकता है। इसे कहते हैं ऊर्जा संरक्षण का नियम। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 76 पे। समय के साथ किसी वस्तु का वेग दिखाने वाला ग्राफ को कहा जाता है। समय के साथ किसी वस्तु का वेग दिखाने वाला ग्राफ को क्या बोलते हैं? वेग समय ग्राफ। वेग समय ग्राफ यानी A क्या बोलते हैं? A dV/dt, है ना। जिसमें ये क्या हो गया मेरा? ये हो गया जो त्वरण हो गया, ये मेरा त्वरण हो गया dV/dt। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 77 पे। यहाँ देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 77 को। कब कहा जाए कि कोई पिंड मुक्त रूप से गिर रहा है? बोल रहा है कि कब कहा जाए कि कोई पिंड क्या हो रहा है कि मुक्त रूप से गिर रहा है। तो ये हो जाएगा जब इस पर केवल गुरुत्व बल कार्य करे। मुक्त रूप से केवल गुरुत्व बल कार्य करे। ठीक है, तो मुक्त रूप से गिरते हुए पिंड में गुरुत्व बल के कारण उत्पन्न त्वरण को गुरुत्वीय त्वरण कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आता है। क्वेश्चन नंबर 78 पे। किस प्रकार के कोयले में कार्बन की प्रतिशत मात्रा सर्वाधिक होती है? तो सर्वाधिक अभी हम लोग पढ़े थे फर्स्ट में एंथ्रासाइड की, है ना, जो लगभग 80 से 95% इसमें कार्बन की मात्रा होती है। क्वेश्चन नंबर 79 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 79 में बोला जाता है विद्युत बल्ब में प्रकाश देने वाले पतले तार को कहा जाता है।
तो विद्युत बल्ब में प्रकाश देने वाले पतले तार को हम लोग फिलामेंट के नाम से जानते हैं, है ना। किस नाम से? फिलामेंट के नाम से जानते हैं। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, और ये क्या है, आज का लास्ट क्वेश्चन है। ब्राउनियन गति की खोज किसने की थी? तो ब्राउनियन गति की खोज किया था रॉबर्ट ब्राउन के द्वारा। किसके द्वारा खोज की गई थी? रॉबर्ट ब्राउन के द्वारा खोज की गई थी। इसलिए कोलाइडियन विलयन के कण सदा विभिन्न दिशाओं में गति करते हैं, जिसे हम ब्राउनियन गति कहते हैं। इस गति की खोज रॉबर्ट ब्राउन ने किया था। यह एक धातव्य है जो कोलाइड के एक प्रकार की विषमांगी विलयन है, जिसमें विलेय कणों का आकार वास्तविक विलयन से बड़ा होता है परंतु विलयन से छोटा होता है। कोलाइड विलयन में कणों का आकार की बात करूँ तो 10⁻⁹ से 10⁻7 के मध्य होता है। ठीक है। इसका दूध, स्याही, रक्त, ये क्या है? एक तरह से कोलाइडी विलयन का उदाहरण है। ठीक है, क्लियर है सभी को? ये आप लोगों के लिए लास्ट क्वेश्चन था आज का। आप लोग कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि वीडियो कैसा लगा। वीडियो का क्वालिटी या कंटेंट अगर अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक और शेयर और सब्सक्राइब बटन पे ज़रूर क्लिक कर दें और ऑल नोटिफिकेशन पे क्लिक कर दें, ताकि जो भी वीडियो यहाँ से हम डालें आपके पास नोटिफिकेशन पहुँच जाए। सभी को धन्यवाद।